हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इसका हम लोग पार्ट 1 आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस पूरे चैप्टर से हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। ये जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे और बचे हुए 50 प्रश्न हम लोग करेंगे अगले वाले पार्ट में। 2 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। तो क्लास 10th केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है। क्लास 10th केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला कथन है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरा कथन है क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे BAR बार ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम जो है ये एसिड करता है। जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा और इसका ठीक उल्टा ये कौन करेगा भाई? ये करेगा बेस यानी कि क्षारक। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह कथन सही है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इस बार से आप ध्यान में रखना कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम ये एसिड करता है। इसका ठीक उल्टा होगा तो बेस करेगा। पहला कथन है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थलीन संश्लेषित सूचक है। देखो ये कथन जो है सही है और ये कथन भी सही, दोनों कथन सही है। यहां भी दोनों कथन सही है। ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो ये मिथाइल ऑरेंज है और ये जो फेनोल्फ्थलीन है ये दोनों ही संश्लेषित सूचक है। देखो सूचक यानी कि अम्ल क्षारक सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, दूसरे जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाते हैं उसे हम लोग संश्लेषित सूचक बोलते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फ्थलीन है, ये संश्लेषित सूचकें हैं, राइट। पहला कथन है अम्ल और क्षार की पहचान केवल लिटमस से ही की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम लोग फेनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है और भी कई प्रकार के सूचकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहना कि केवल लिटमस से की जा सकती है, ये गलत है। फेनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग भी अम्ल क्षार की जांच में किया जाता है, ये सही है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। सॉरी, कथन 1 गलत है, 2 सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फेनोल्फ्थलीन विलयन होता है ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है जब ये न्यूट्रल होता है, जब ये उदासीन होता है और जब ये अम्लीय होता है। मान लीजिए कि आपके पास फेनोल्फ्थलीन का विलयन है। अगर वो उदासीन है तो उसके पास कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन होगा। आपने एक ऐसा पदार्थ, कोई पदार्थ आपने डाल दिया, फिर भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो अम्लीय है या फिर उदासीन पदार्थ है। कहने का मतलब अगर इसका जो विलयन है वो कलरलेस है तो वो अम्लीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। आप इसका जो विलयन है ये उदासीन और अम्लीय पदार्थ में फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन जो इसका विलयन है ये पिंक हो जाता है। ये पिंक हो जाता है क्षारकीय माध्यम में। आपने एक पदार्थ डाला और कलर जो है रंगहीन से पिंक हो गया, मतलब कि अब वो जो पदार्थ आपने डाला वो क्या है? क्षारीय है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज भी अपने आप में एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, मान लीजिए कि मिथाइल ऑरेंज का विलयन है। ये जो विलयन है अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल है, उदासीन है, वैसे केस में ये ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज कलर देगा। अगर मान लीजिए कि एसिडिक है, अम्लीय है, अगर अम्लीय है तो ये रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो क्षारकीय है, बेसिक है, वैसे केस में ये येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन जो है वो नारंगी कलर का है, मतलब कि वो उदासीन है। आपने एक पदार्थ डाला और उसका कलर लाल हो जाए, मतलब आपने जो पदार्थ डाला वो अम्लीय है। आपने कोई पदार्थ डाला उसका कलर पीला हो जाए, मतलब कि वो क्षारकीय है। ये आपको मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है कलर चेंज करके अम्ल और क्षार के बारे में हमें आइडिया लग जाता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ मिलेगा? कौन से पादप समूह में? थाइलोफाइटा में। ये आपकी किताब में मेंशन है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। थाइलोफाइटा जो पादप का समूह है उसमें लाइकन प्लांट जो है पाया जाता है, जहां से लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग होता है। देखो, लिटमस विलयन अगर मान लीजिए उदासीन है, अगर लिटमस विलयन उदासीन है, जैसे मिथाइल ऑरेंज का विलयन अगर मान लीजिए उदासीन था तो नारंगी कलर का था, अगर लिटमस विलयन उदासीन है तो बैंगनी कलर का होता है। ठीक, और ये नीला कब हो जाएगा? लिटमस विलयन नीला कब होगा? जब लिटमस विलयन जो है ये क्षारकीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। और ये लाल कब होगा? जब एसिडिक होगा। अम्लीय माध्यम में लिटमस विलयन लाल हो जाएगा, क्षारकीय माध्यम में नीला हो जाएगा, अगर उदासीन हुआ तो बैंगनी कलर का रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कौन प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है? कौन कौन प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है? कंठस्थ आपको करनी है। लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटोनिया है, जिरेनियम के फूलों की पंखुड़ियां हैं। ये सारे आपको कंठस्थ करने होंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया और जिरेनियम के फूलों की पंखुड़ियां, ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक है। ये सारे नाम मेंशन है क्लास 10th में, इन सारे को आप रट कर रखेंगे। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है जिनमें क्रमशः आश्रित जल है, अम्लीय विलयन है और क्षारीय विलयन है। आपके पास 3 मान लीजिए कि बीकर है, एक में आश्रित जल है, आश्रित जल यानी कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर। दूसरा बीकर है उसमें अम्लीय विलयन है, तीसरा बीकर है उसमें क्षारीय विलयन है। यदि आपके पास केवल लाल लिटमस पत्र है, केवल लाल लिटमस पत्र है, आप इन्हें कैसे पहचानोगे? देखो, जो आश्रित जल होता है ना, ये उदासीन होता है, ये उदासीन है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर लिटमस पत्र पहले से लाल है तो उदासीन विलयन कुछ नहीं कर पाएगा। उदासीन विलयन में आप लाल लिटमस डालो, नीला डालो, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अगर मान लीजिए अम्लीय विलयन में आप डालते हैं तो अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन जो है ये लाल लिटमस पत्र को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अभी देखा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको एसिड जो है रेड में कन्वर्ट करता है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम ये अम्ल करता है। लिटमस पत्र पहले से लाल है, ऐसे में ये लाल ही रहेगा, ठीक। हाँ, अगर आप क्षारीय विलयन डालोगे तो क्षारीय विलयन का काम होता है रेड को ब्लू करना, रेड को ब्लू करना। तो देखो, अम्लीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, गलत हो जाएगा। क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, अम्लीय कोई असर नहीं करेगा, ये सही है। आश्रित जल लाल लिटमस को लाल ही रखेगा, क्षारीय नीला कर देगा, क्षारीय नीला कर देगा, अम्लीय पर कोई असर नहीं होगा, ये भी सही है। कैसे पहचानेंगे? जो आश्रित जल है लाल लिटमस को लाल ही रखेगा, क्षारीय जो है नीला कर देगा, इस लाल लिटमस पत्र को रेड करने का काम जो है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने का काम जो है ये क्षार करता है, ठीक है। मैंने बार आपको बताया, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम जो है ये एसिड करता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा ये बेस करेगा, लाल को नीला करेगा। तो क्षारीय नीला कर देगा, अम्लीय पर कोई असर नहीं होगा। देखो, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन अगर हमें इन दोनों में चूज करना होगा तो हम सी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें सबके बारे में दिया गया है, सबके बारे में जो है बताया गया है, आश्रित जल के बारे में, क्षारीय विलयन के बारे में और अम्लीय विलयन के बारे में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल जो है आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, तो इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया गया है। किसे गंधीय सूचक कहा जाता है? स्मेल से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गंधीय सूचक, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने गंध को बदल लेते हैं अम्लीय क्षारीय माध्यम में। ऐसे उन सारे पदार्थों का इस्तेमाल हम लोग सूचक के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि गंध से हमें आइडिया लग जाती है तो हम उसे गंधीय सूचक कहते हैं।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जा सकता है? तो प्याज का रस है, लौंग का तेल है, वेनिला है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इन सारे का इस्तेमाल जो है गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है और ये सारे भी जो है प्राकृतिक सूचक है। पहला कथन है, जिंक के टुकड़े पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धातु और तनु अम्ल के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होती है, लेकिन हर धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करवा पाएगी। हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करने पर बुलबुले बनते हैं। बिल्कुल बुलबुले बनेंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी। हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाने पर फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है। यह स्टेटमेंट भी सही है। यही प्रयोग अन्य अम्लों HCl, HNO3 और CH3COH के साथ भी किया जा सकता है, तो सही है। सारे कथन जो है सही है, सभी कथन सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको जो है एक ही MCQ में कवर किया गया है। यहां पर देख लीजिए भाई, जिंक के कुछ टुकड़े लिए गए हैं, दाने लिए गए हैं, उसमें डाला गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ये होता है कि पानी ज्यादा है और अम्ल कम है, राइट। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। जिंक है, जिंक का टुकड़ा डाला गया है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है, H2SO4 का जलीय विलयन डाला गया है। दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो देखो बनता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनता है और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहां पर दिखाई पड़ते हैं। फिर क्या होता है कि इस हाइड्रोजन गैस को जो है प्रवाह नली से इस साबुन के विलयन में प्रवाहित करवाया जाता है, तो यहां पर साबुन के बुलबुले बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। मोमबत्ती पास में लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती पास में लाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ये पहचान है हाइड्रोजन गैस की कि भाई हाइड्रोजन गैस हम कैसे पहचानेंगे? तो जब हम किसी गैस को जलाते हैं और वो फटफट साउंड के साथ जलती है, फटफट साउंड के साथ जलती है, तो हम बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसी के ऊपर जो है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आप चाहो तो इसमें आप तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप ले सकते हो। HNO3 के केस में जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पर सही मान करके इसको चला है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, HNO3 के बारे में भी, लेकिन अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अम्ल और धातु की अभिक्रिया में क्या बनता है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। ठीक है, आपके पास धातु है और आपके पास डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड है, तनु अम्ल है। इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो यहां पर सॉल्ट बनता है ना, मेटल सॉल्ट बनता है और यहां पर मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान में रखना है। अम्ल धातु की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपने आप में यह विस्थापन अभिक्रिया है। अभी आपने देखा कि जिंक की अभिक्रिया हम लोगों ने कराई H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर जो धातु लवण है ये जिंक सल्फेट बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कैसे बनती है? ये जो जिंक है इसने अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित किया। इस जिंक ने अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तब जाकर के हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एक ऐसी धातु लेते हैं जो इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा इस अम्ल से, वैसे केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आप चांदी ले लेते हैं, यहाँ पर, वैसे केस में कोई अभिक्रिया जो है नहीं होने वाली है, क्योंकि चांदी जो है इस अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। विस्थापन अभिक्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये सही है। जिंक क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? अपने आप में प्रबल क्षारी है जिसके साथ अभिक्रिया होता है और बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। तो कथन ए सही है, कथन बी गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, इसका pH जो है ये लगभग 14 होता है
और जिंक धातु के बीच में अभिक्रिया होती है, यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। लेकिन ये कॉमन रिएक्शन नहीं है। जैसे धातु और तनु अम्ल के बीच में अभिक्रिया से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन रिएक्शन नहीं है, सारे ही धातु जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करा के इस प्रकार हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करवा पाते हैं। धातु कार्बोनेट जब तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, तनु HCl के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर मुक्त होती है। याद रखिएगा, अगर कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट हो, वैसे केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, बात एक ही है। धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल से, है ना, अम्ल से, चाहे वो HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, वैसे केस में लवण बनेगा, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और यहाँ पर जल बनेगा। तो ये आपको रिएक्शन जो है याद होनी चाहिए। यहां पर देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और HCl की अभिक्रिया हम यहां पर करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक। तो लवण जो है यहां पर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और जल बनेगा। बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या देखा जाता है? हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं इसके बारे में पिछले वाले चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसके विलयन को हम लोग चूना पानी बोलते हैं। जब हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। इसलिए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि जल में घुलेगा नहीं, तो ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हाइट PPT के फॉर्म में बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। आपसे पूछा जाता है चूने पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो ये चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है, क्योंकि इसमें श्वेत अवक्षेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या बनता है? देखो, अगर आप थोड़ा बहुत प्रवाहित करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रवाहित करवाओगे वैसे केस में जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये जल में क्या है? घुलनशील है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपके पास क्या है? चूना पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास क्या है? जलीय विलयन है। इसको हमने क्या कह दिया? चूना पानी कह दिया, लाइम वाटर कह दिया, चूना पानी है। अगर आप इसमें थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाओगे वैसे केस में कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनेगा, अवक्षेप बनेगा, व्हाइट PPT बनेगा, श्वेत रंग का जो अवक्षेप बनेगा, ये घुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा प्रवाहित करवा दिया, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवा दिया, वैसे केस में क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट ना बन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और फिर दूधिया नहीं रहेगा ये, और ये घुलनशील भी है, जल में घुलनशील भी है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये जो है इसे हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, लवण बनता है और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सामान्य समीकरण है, तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? देखो, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये आपके होते हैं क्षारकीय, बेसिक होते हैं। अगर आप इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाओगे तो क्या होगा? अभी आपने देखा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है, तो यहां भी वही होगा, यहां भी सॉल्ट बनेगा और साथ में जो है
वाटर बनेगा। हमने जब धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाया तो देखा कि लवण और जल बन रहा है, और हमें पहले से पता था कि भाई लवण और जल तो तब बनता है जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल तो हमारे पास है, क्षारक कौन है फिर यहाँ पर? तो पता चला कि यार धातु का जो ऑक्साइड है वो क्षारकीय है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लवण और जल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और इससे हमें यह पता चलता है कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि ये क्षारीय ऑक्साइड है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड को अम्ल में घोला जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड को देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप अम्ल में घोलेंगे। मान लीजिए कि HCl में आपने घोल दिया, कॉपर ऑक्साइड को अम्ल में घोला जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है ना? यहां पर जो अम्ल है HCl है, यहां पर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो CuCl2 बनेगा, और देखो ये सॉल्ट है, जो आपने देखा यहां पर सॉल्ट है, और यहां पर जो है जल बन जाएगा। इस क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण जो है ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है विलयन, है ना? ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है इस कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण, नीला हरित। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये धातु का ऑक्साइड है, क्षारकीय प्रकृति का है, ये अम्ल है, लवण बना और यहां पर जल बना। कॉपर ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है? देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि कॉपर 2 क्लोराइड बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनता है, और यहां पर अम्ल जो है यहां पर HCl है। अगर मान लीजिए H2SO4 आप लेते हैं तो कॉपर सल्फेट वहां पर बन जाएगा, ठीक है? H2SO4 लेंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ पर HCl जो है आपको लेकर के चलना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको OH दिख रहा है, ये बताता है कि ये क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? बात कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यहां पर जल बनता है, और यहां पर जल बनता है। अब देखो ये है बेस, ये है सॉल्ट, और ये है वाटर। ध्यान से देखो तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? लवण और जल बना है, और ये क्या है? अपने आप में क्षारक है, मतलब ये कैसा हुआ? ये एसिडिक हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड धातु का ऑक्साइड या अधातु का ऑक्साइड? ये अधातु का ऑक्साइड है, ये अधातु का ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आपके होते हैं अम्लीय, एसिडिक होते। यही कारण है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर ये लवण और जल देते हैं। तो लवण एवं जल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करना यह दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो आप बोलेंगे अम्लीय है। ये ध्यान में रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। अच्छा, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड है और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कह जाते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना? अंग्रेजी में बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, होना चाहिए था केवल बेसिक, लेकिन ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर आप अम्ल के साथ करवाओगे तो ये क्षारक जैसे बिहेव करेंगे, क्षारकीय हो जाएंगे। अगर आप इसकी अभिक्रिया जो है, इन दोनों की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ करवाओगे तो ये अम्लीय जैसा बिहेव करेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना? बहुत पूछा जाता है
ये ध्यान में रखिएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? देखो पीतल एवं तांबे में पीतल में भी क्या होता है, तांबा होता है, धातु है, और दही है कोई खट्टा पदार्थ है, उसमें अम्ल होता है। तो धातु और अम्ल के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हो सकता है कि कोई जो लवण बने वो जो है वो हानिकारक हो, पॉइजनस हो। तो जो सॉल्ट बनेगा, लवण जो बनेगा, हो सकता है कि वो फूड पॉइजनिंग कर दे, है ना, हो सकता है कि वो फूड पॉइजनिंग कर दे। इसीलिए अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। तो ये जो लवण होगा ना, जैसे एक तो सोडियम क्लोराइड हम लोग लवण खाते हैं, हर लवण खतरनाक नहीं है, हर लवण जो है वो खराबी नहीं करता है, हानिकारक नहीं है बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लवण बनेगा वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, वो हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ जो है नहीं रखने चाहिए। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? तो जलती हुई मोमबत्ती पास लाने पर फटफट की आवाज होती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। यदि किसी धातु की अभिक्रिया तनु HCl से होकर कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो धातु और अम्ल के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है जो कि कैल्शियम क्लोराइड है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस विलयन में बल्ब जलता है और विद्युत प्रवाहित होती है? देखो अल्कोहल और ग्लूकोज, इनसे अगर हम इसको जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं, तो यहाँ पर आयंस जो है हमें नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे। और हम जानते हैं कि विलयन से विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो तभी होगा जब उनमें फ्री आयंस होंगे। ठीक है, फ्री आयंस होंगे, यहाँ पर कोई फ्री आयंस नहीं मिलते हैं। शुद्ध जल में भी भाई कोई आयन आपको नहीं मिलेगा। शुद्ध जल जो है ये बैड कंडक्टर होता है, इससे कोई विद्युत का चालन नहीं होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आप इसको जैसे ही डालोगे जल में तो यहाँ से आपको H+ मिलेगा और SO4 मिलेगा। ये सारे क्या है, आपके फ्री आयंस हैं, ये फ्री आयंस है। इसीलिए जो आपके अम्लीय विलयन होते हैं या फिर क्षारकीय विलयन होते हैं, दोनों से विद्युत प्रवाहित जो है आसानी से होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन में अम्ल का कौन सा आयन मुख्य रूप से अम्लीय गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है? देखो अम्ल का अम्लीय गुणधर्म क्यों होता है? सारे जो अम्ल होते हैं वो H+ देते हैं जलीय माध्यम में, है ना, जलीय माध्यम में H+ देते हैं, और इसी H+ के कारण किसी अम्ल के पास ये अम्लीय गुणधर्म होता है। हम जो बोलते हैं ना कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, अम्ल कर देता है, इसीलिए क्योंकि वो अम्ल जो है H+ देता है। तो H+ आयन, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अम्ल है HCl, ये HCl अम्लीय माध्यम में H+Cl- में टूट जाता है, यहां से H+ मिल गया। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, यहां से भी आपको H+ मिल जाएगा और SO4 2- है, यहां पर भी देखो H+ मिल गया। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, यहां भी आपको H+ और NO3- मिल जाएगा, यहां भी H+ है। ऐसी एसिटिक एसिड है CH3COOH, यहां भी आपको H+ और CH3COO- मिल जाएगा, एसीटेट आयन, यहां भी H+ मिल गया। तो ये जो अम्ल होते हैं उनमें एक खास बात क्या है कि सारे ही जो अम्ल होते हैं वो जलीय माध्यम में H+ आपको देगा, और जब तक ये H+ नहीं देगा अम्ल अपना अम्लीय गुणधर्म को नहीं दिखा पाएगा। मान लीजिए कि आपने अम्ल का तो इस्तेमाल किया, ठीक ना, लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अम्ल जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसके पीछे कारण क्या होगा, H+ यहां पर नहीं मिला होगा। इसीलिए तो अम्ल अपने अम्लीय गुणधर्म को दिखा पाता है इस H+ के कारण। HCl के विलयन में उपस्थित ऋणायन कौन सा होता है? तो HCl को आप जल में घोलोगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखो, ये जो H+ है ना, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो H+ है ये तुरंत जल के अणु के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है। इसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। तो यहां पर H+ के स्थान पर आप H3O+ लिख दो तो भी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूखे नीले लिटमस पत्र पर HCl गैस का क्या प्रभाव होता है? देखो जो लिटमस पत्र है ये सूखा है,
अगर मान लीजिए जो HCl गैस है अगर ये भी सूखी हो, सब भाई सूखा है, ये लिटमस पत्र भी सूखा है, ये HCl गैस भी सूखी हुई है, अगर सूखी हुई है ये HCl गैस और लिटमस पत्र भी सूखा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी अम्ल अपना अम्लीय गुणधर्म तभी दिखा पाएगा जब वो H+ देगा, और ये देने के लिए H+ देने के लिए जरूरी है कि वहां पर थोड़ा बहुत जल तो होना ही चाहिए, जलीय माध्यम में ही ये HCl टूटेगा, H+ देगा। अब यहाँ पर जो लिटमस पत्र है उस पर भी बिल्कुल पानी नहीं है। जो लिटमस पेपर है मान लीजिए ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये ड्राई है, और जो HCl गैस है, जो इसके कांटेक्ट में HCl गैस आ रही है, HCl ये भी क्या, ये भी ड्राई है, तो कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा, H+ नहीं मिलेगा, H+ नहीं मिलेगा, अम्ल अपने अम्लीय गुणधर्म को नहीं दिखा पाएगा। यानी इस केस में ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होने वाला है। यहां पर लिख लेना पत्र पर शुष्क HCl गैस जो कि यहां पर छूट गया है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आप सूखा नीला लिटमस पत्र ले लो, अगर गैस भी ड्राई है, अगर मान लो यही गैस नम होती, वैसे केस में ये रेड में कन्वर्ट हो जाता लिटमस पेपर, लेकिन अगर ये HCl गैस भी अगर शुष्क है तो पानी कहीं से भी नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे में H+ नहीं मिलेगा, ऐसे में अम्ल अपने अम्लीय गुणधर्म को नहीं दिखा पाएगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा शुष्क HCl गैस जो छूट गया यहां पर। नम नीले लिटमस पत्र पर HCl गैस का क्या प्रभाव होता है, यहां पर भी लिख लेना शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव होता है। अब मान लो, अब देख लो यहां पर जो गैस है ये तो शुष्क है, लेकिन जो लिटमस पत्र है उसमें नमी है, मतलब उसमें पानी है, HCl टूटकर H+ देगा और इसका कलर जो है नीला से लाल हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HCl गैस का अम्लीय गुण किस स्थिति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखो अम्लीय गुण की बात की गई है, तो अम्लीय गुण के लिए मैंने आपसे कहा कि H+ मिलना चाहिए, तो HCl गैस अगर शुष्क है वैसे केस में तो आप नहीं देख पाएंगे, हाँ, लेकिन विलियन में आप देख पाएंगे, है ना। अगर यहाँ पर इसको काट दो, विलियन में केवल आप लिखो तो भी सही। विलियन मतलब इसमें जल तो होगा ही, है ना, वाटर होगा और वाटर के प्रेजेंस में H+ मिलेगा और ये अपने प्रॉपर्टी को शो करेगा। अम्लों में उपस्थित H+ आयन वास्तव में किस रूप में दर्शाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि H+ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या उत्पन्न होता है। जब हम किसी क्षारक को जल में घोलेंगे, आपके पास कोई क्षारक है, आपने उसको जल में डाल दिया, तो जैसे जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो H+ देता है, अम्ल जो है ये H+ आयन देता है, वैसे ही क्षारक जो है OH- आयन देता है, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, है ना, बेस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में घुलने पर कौन सा आयन उत्पन्न करेंगे, तो हम बोलेंगे OH-। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है, दोनों के दोनों। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्षार कहते हैं। यहां पर क्षार का मतलब अल्कली है, और इस क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। देखो हर क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, ये क्षारक है और साथ में क्षार भी है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, ये वो क्षारक है जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार बोलते हैं। वहीं आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, ये क्षारक है, बेस है, लेकिन हम इसको अल्कली नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, ठीक, जल में घुलनशील नहीं है। क्षारक का स्पर्श कैसा होता है। देखो जो क्षारक होते हैं ये होते हैं कड़वा, स्वाद में कड़वा और साबुन जैसा चिकना, है ना। स्पर्श में साबुन जैसा होता है, साबुन जैसा स्पर्श में होता है ना, स्मूथ, वैसा स्मूथ ये क्षारक होता है और ये स्वाद में कड़वा होता है। जबकि अम्ल जो है खट्टा होता है, स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है
जो अम्ल होते हैं ना वो होते हैं आपके स्वाद में खट्टे, इसलिए जो खट्टे फल होते हैं उसमें अम्ल होता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक की बात की जा रही, इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद में कड़वा होता है और ये संक्षारक होते हैं। ये कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं, कभी इसे छूना या चखना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो अम्ल, और मान लीजिए कि अम्ल और क्षारक को आप अपने हाथ पर डालते हो, अगर वो प्रबल हुआ तो आपके हाथ को जला सकता है, गला सकता है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है ना, एक पदार्थ पे ये सांद्र अम्ल या फिर सांद्र क्षारक गिरता है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि छेद हो रहा है। यहाँ पर हाथ पे डाला गया तो हाथ में भी छेद हो रहा है। ये संक्षारक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, कभी भी इसे छूना या चखना नहीं चाहिए। निम्नलिखित समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यहां पर देखो ये H+ है। अच्छा, H+ कहां से आता है? H+ कहां से आता है? अम्ल से आता है। और OH-, जैसे अभी आपने देखा कि अम्ल होता है और क्षारक होता है, इनके बीच में अभिक्रिया होती है, सॉल्ट बनता है और जल बनता है। ये जल देखो कैसे बनता है, ये जो अम्ल है यहाँ से H+ मिलता है और यहाँ से OH- मिलता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो जाकर के ये जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखो अम्ल दिखाया गया है, क्षारक दिखाया गया है, लवण और जल बनता हुआ दिखाया गया है। अम्ल में H होता है और क्षारक में OH- होता है। तो ये जो X है और ये जो M है, इससे तो सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन ये जो H+ मिलेगा, यहाँ से OH- मिलेगा, यहाँ से क्या बनेगा? जल बनेगा। तो यही चीज जो है यहाँ पर आपको दिया गया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग इसे कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक को घोलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल सही है। आपके पास जल है, उसमें अम्ल डालोगे ना तो वहां पर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। सांद्र अम्ल को जल में धीरे धीरे तथा हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कभी भी हमें अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो छलककर अम्ल बाहर आ जाए। अगर मान लीजिए कांच का बीकर है तो वो टूट भी सकता है और अम्ल जो है खतरनाक होते हैं, हमें जला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए और उसको हिलाते रहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा मिलाइए, बूंद बूंद करके मिलाइए और ऐसे हिलाते रहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। तो दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही कारण है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है। मैंने अभी आपसे कहा सांद्र अम्ल में, आपके पास सांद्र अम्ल है, उसमें आप जल मिलाओगे तो हो सकता है कि, क्योंकि आप जो है अम्ल में जल मिला रहे हो, जो कि नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो पूरा मिश्रण है छलक करके बाहर आ सकता है और अम्ल है, खतरनाक है, हम जल सकते हैं। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। इसी को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। आपके पास जल है, आपके पास जल है और आप क्या करो, इसमें अम्ल मिला रहे हो, है ना, अम्ल मिला रहे हो, तो अम्ल H+ देता है। जब तक आपने जल नहीं मिलाया हुआ है तब तक ये केवल अम्ल है, प्योर एसिड है। प्योर एसिड है मतलब इसके इकाई आयतन में H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक है। जब आपने इसको पानी में डाल दिया, वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ गया, है ना, यानी कि अब इकाई आयतन में H+ आयन की संख्या जो है बहुत कम है। तो ये सही है। अम्ल, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, अगर मान लीजिए कि अम्ल है तो H+ की बात करेंगे, अगर मान लीजिए क्षारक है तो OH- की बात करेंगे, है ना। अम्ल है तो H+ आयन की सांद्रता, अगर क्षारक है तो OH- आयन की सांद्रता प्रति इकाई, मतलब इकाई वॉल्यूम आप लेंगे। जब आपने जल में नहीं मिलाया है तब आप 1 ml ले लो, उसमें H+ आयन की सांद्रता या फिर OH- आयन की सांद्रता क्षारक के केस में अधिक मिलेगी आपको। लेकिन जब आपने जल में मिला दिया तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो ज्यादा हो गया। अब 1 ml आप लेंगे तो उसमें H+ OH- आयन की सांद्रता जो है आपको पहले से कम मिलेगी। और ये जो हम लोग मिलाते हैं ना, इसे हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, है ना, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन जो है अपने आप में एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां भी जो है हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है,
या फिर OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है ये कमती है। तो दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 का सही कारण है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाइल्यूशन से ये चीज जो है भाई होती है। अम्ल को तनुकरण यानी कि डाइल्यूट करते समय जल में ही क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अम्ल को जल में मिलाने से सुरक्षा बनी रहती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये काम करेंगे कि जल को अम्ल में मिलाएंगे तो तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होकर मिश्रण उछल सकता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं H+ आयन जो है, जो अम्ल है वो H+ देगा, तो H+ के कारण और साथ में एक ऋणायन भी मिलेगा, तो ये सारे जो आयन्स होते हैं उसके कारण विद्युत का चालन जो है हो पाता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि शुष्क अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। भाई कौन से आयन उत्पन्न नहीं होते हैं? H+ की बात यहां पर की जा रही है। HCl है, HNO3 है, जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि ये सब जो है H+ देंगे, क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में कोई आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो इनका घोल है ये बिजली का चालन भी नहीं कर पाएंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। बचे हुए सारे प्रश्न जो है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।